हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे आप बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो स्टॉक्स फाइंड करेंगे वो बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस फाइंड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, डेब्ट फ्री होना चाहिए, उसके साथ साथ वो अंडर वैल्यूड भी होना चाहिए, यानी हमें फेयर प्राइस पे मिलना भी चाहिए। उसका अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 15 से ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 20% ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 से कम होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का। तो अगर कोई भी स्टॉक्स इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो जनरली वो काफ़ी आइडियली और बेस्ट स्टॉक माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप स्टॉक्स को फाइंड करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ स्टॉक्स कहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया टू फाइंड द बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड क्राइटेरिया यानी दूसरा क्राइटेरिया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो इंडस्ट्री के पीई से कम होना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक का पी इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है तो आइडियली इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। यहाँ पे आपको देखना है कि उस कंपनी का पीई इंडस्ट्री का जितना पी है उससे कम होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि उसका सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर का 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी काफ़ी हेल्दी साइन है कंपनी के ग्रोथ को लेके। उसके साथ साथ कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये दोनों भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 5 से कम होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मार्केट कैप टू सेल्स होता क्या है, इसका क्या मतलब है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स की बात कर ले, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटल 100 करोड़ का है और कंपनी सेल्स कर रही है 20 करोड़ का, तो आप काफी इजीली मार्केट कैप टू सेल्स फाइंड कर सकते हैं। मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 करोड़, यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 5 आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी अगर 1 रुपए का सेल्स कर रही है तो उसके बदले आप 5 रुपए पे करने को तैयार है अगर आप उस इंटायर कंपनी को परचेज कर रहे हैं या फिर उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। तो ये काफी आइडियली माना जाता है अगर आपका मार्केट कैप टू सेल्स 5 से कम हो। यानी अगर 100 करोड़ का कंपनी है तो उसका सेल्स 20 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। आइडियली अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स फाइंड करते हैं तो मार्केट कैप टू सेल्स 1-2 के आसपास होता है, वो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स माना जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो डेटा मैनिपुलेशन होता है उसके कारण भी हो जाता है। तो अगर आपको रियली में सिर्फ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स चाहिए तो आप 2 चीज से फाइंड कर सकते हैं। पी, उसका पी कम होना चाहिए और उसके साथ साथ मार्केट कैप टू सेल्स भी कम होना चाहिए। ये दोनों कम है तो आइडियली वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। इसलिए मैंने जो इसमें क्राइटेरिया सेट किया है कि जो स्टॉक्स का पी है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए और मार्केट कैप टू सेल्स भी 5 से कम होना चाहिए। अगर मार्केट कैप टू सेल्स और पी दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, दोनों में से कोई एक ज़्यादा होता है एक कम होता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, तो उस स्टॉक से आप दूर रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स का शेयर्स याद होगा आपको, एक समय 80 से 90 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था और उस टाइम पे उसका मार्केट कैप टू सेल्स 2 रुपए के आसपास आ गया था। तो मार्केट कैप टू सेल्स काफी कम आ गया था, तो वो बहुत ही बेहतरीन अंडर वैल्यूड स्टॉक था। उसके बाद देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया, अभी आपका 500 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आपको 1 से 1.5 साल में कितना गुना रिटर्न दे सकता है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मार्केट कैप टू सेल्स को समझ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया को देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 से कम होना चाहिए। जिसको नहीं पता मैं फिर से प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूं। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट कैपिटल चाहिए होता है। मार्केट कैपिटल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स यानी किसी स्टॉक्स का करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। दूसरा फाइंड करना होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आप टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज आपका बुक वैल्यू आ जाएगा और टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज आप कंपनी के बैलेंस शीट से इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइस टू बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। पीबी रेशियो इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये भी अगर आपका 1 के आसपास रहता है तो बेहतरीन माना जाता है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुछ कुछ सेक्टर ऐसे भी है जिनके पास अपना एसेट्स नहीं होता है। नायका का आईपीओ होने जा रहा है, पॉलिसी बाजार, पेटीएम,
और आईटी सेक्टर की कंपनी, इनके पास ज़्यादा एसेट्स नहीं होता है। तो ऐसे में पीवी रेशियो उतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं माना जाता है किसी भी स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे हमने एक आइडियली फिगर लिया है 5, अगर 5 से कम है तो वो आइडियली बेहतरीन माना जाता है किसी भी सेक्टर का हो, चाहे उसके पास ज़्यादा एसेट्स हो या ना हो। बहुत सारे लोग इसको 1 के आसपास लेते हैं, तो 1 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू लेना उतना आइडियली नहीं माना जाता है। तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी समझ गए, 5 से कम होना चाहिए और मार्केट कैप टू सेल्स ये भी 5 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें, वो है आपका प्लेज्ड परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज 1 से कम होना चाहिए, यानी प्रमोटर्स ने कितना परसेंट शेयर्स प्लेज कर रखा वो 1% ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा प्लेज परसेंटेज है वो भी आइडियली अच्छा स्टॉक्स नहीं माना जाता इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज ROE 20% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग भी आपका 30% से ज़्यादा होना चाहिए। 50% से ज़्यादा हो तो वो आइडियली और भी बेहतरीन माना जाता है, लेकिन 30% से एबव भी है वो भी एक अच्छा माना जाता है। और प्रमोटर्स होल्डिंग भी एक बेहतरीन क्राइटेरिया है जो हमें बताता है कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो ये बुलिश साइन होता है और आप मार्केट में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, यानी तो एंट्री लिए हैं तो आप स्टॉक्स होल्डिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है तो वो निगेटिव साइन माना जाता है। और अगर प्रमोटर्स होल्डिंग 0.5% से ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है या फिर 1% से ज़्यादा, तो फिर आप उस स्टॉक से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। रिसेंट एग्जांपल है यस बैंक का और DHFL का, जहां पे कंपनी में कुछ गड़बड़ आया तो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग्स बेच के उस शेयर से निकल गए। तो प्रमोटर्स होल्डिंग पे भी आपको ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.6 से कम होना चाहिए, यानी आइडियली कंपनी डेब्ट फ्री होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी अगर 0.6 है मतलब कंपनी कभी भी कर्ज को चुका सकती है और डेब्ट फ्री कंपनी बन सकती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका PEG रेशियो। बहुत कम लोगों ने PEG रेशियो के बारे में सुना होगा। तो PEG रेशियो आपका 1 से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी PEG रेशियो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। वो आइडियली काफ़ी बेहतरीन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स माना जाता है जिसका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा रहता है। तो चलिए अब मैं आपको PEG रेशियो के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप PEG रेशियो के बारे में देख सकते हैं। PEG रेशियो फाइंड करने के लिए प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट ओवर 5 ईयर्स। और PEG रेशियो अगर 1 पे है तो फेयर वैल्यूड है, 1 से कम है तो अंडर वैल्यूड है, 1 से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। इसलिए यहाँ पे हमने PEG रेशियो 0 से 1 के बीच में लिया है। और PEG रेशियो के जरिए आप कंपनी के परफॉर्मेंस और फ्यूचर में कैसा ग्रोथ दिखा सकता है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके जरिए आप कोई भी स्टॉक्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यूड है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, EPS यानी अर्निंग पर शेयर्स भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कोई स्टॉक्स इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली अब आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ मिल जाएगा, बस आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। अभी के हिसाब से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, Screener.in। ये काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है। ये ओपन करने के बाद आपको फीड, स्क्रीन्स और टूल्स दिखेगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन्स पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपको क्वेरी दिखेगा, नीचे बॉक्स दिखेगा, बॉक्स में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देखिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सबके लास्ट में एंड होना चाहिए, ये आपका कोडिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा रन दिस क्वेरी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारा स्टॉक्स फिल्टर हो गया आ गया और यहाँ पे हम मार्केट कैप पे क्लिक करते हैं, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है वो स्टॉक्स हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, 17 रिजल्ट आ गया, देख सकते हैं। पहला नाम है NMDC, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद KNR कंस्ट्रक्शन, ये आपका है। गुजरात पेट्रोनेट, ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है। टाटा स्टील लॉन्ग, ये आपका टाटा स्पॉन्ज एंड आयरन का नया नाम है, ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है। ये सारे काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है जो आपको रिजनेबल लोअर प्राइस पे अवेलेबल है इस हायर मार्केट में। अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इसलिए हमें बहुत कम स्टॉक्स देखने को मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, करेक्ट होगा और फेयर वैल्यू पे आ जाएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है, डेब्ट फ्री भी है और जो मैंने सारा क्राइटेरिया बताया उसको फिल कर रहा है। और क्या क्राइटेरिया आपने यूज़ किया वो आप नीचे आके यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये सारा क्राइटेरिया जो हमने आपको बताया था एक एक करके वो सारा यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें आप और ऐड कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और उस पर हमारा व्यू कैसा रहेगा वो आपको मैं रिप्लाई के थ्रू बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा
और ऐसा वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी फंडामेंटली गुड स्टॉक्स फाइंड कर सके और इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।